नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आपके आगामी यूपी टेट सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, यहाँ पर कुछ प्रश्नों का लेवल आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें आने वाले सभी तथ्यात्मक प्रश्नों को आप देखते चलें। कोशिश ये है कि हर एक प्रश्न में कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन जीके के अलावा करंट अफेयर्स के भी प्रश्न मिलते रहेंगे। और ये सेशन, ये श्रृंखला आपको डेली मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों के नाम पर विचार कीजिए। 18वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके पुत्र होते हैं जो शासक बनते हैं, फिर धीरे धीरे उसके पुत्रों के पुत्र शासक बनते हैं। इस प्रकार से उसमें कुछ शासक ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय के लिए बनते हैं, कुछ शासक होते हैं जो कि लंबे समय के लिए बनते हैं। और उसी क्रम में आप देखेंगे अकबर द्वितीय और अंतिम में जो है बहादुर शाह जफर तक ये पूरा क्रम चलता रहता है। वो भी आपके द्वितीय होते हैं जो कि 1857 की क्रांति के बाद उनका भी शासनकाल समाप्त हो जाता है। इसमें आपसे कालक्रम पूछा है, तो कालक्रम के आधार पर अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जहांदार शाह ये शासक बनता है। उसके पश्चात मोहम्मद शाह ये शासक बनता है। तत्पश्चात अहमद शाह तीसरे नंबर पे शासक बनता है। और सबसे अंत में आपका आलमगीर द्वितीय शासक बनता है। एक तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब की भी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। आलमगीर की उपाधि उसकी है। आलमगीर नामा किससे संबंधित है? औरंगजेब से संबंधित है। इसी तरह की बहुत सारी रचनाएं आप देखेंगे अभी आगे, फिरोज शाही, तुझके बाबरी, बहुत सारी रचनाएं आप देखेंगे। तो जो भी आपको संबंधित तथ्य बताए जा रहे हैं उनको केवल आप बस ध्यान से सुनते चलिए। डेली आपको कुछ प्रश्न जो है, कुछ तथ्य आपको रिपीट होते जाएंगे और धीरे धीरे आपका पूरा जीके, पूरा करंट अफेयर्स आपका परीक्षा आते आते उसके पहले पहले तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जितने भी टोटल 14 सब्जेक्ट हैं आपको सभी के आपको वीडियोज डेली मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन से सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। पहला है खानवा का युद्ध, तो इसमें दिया है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। फिर दिया है पानीपत का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के मध्य। तीसरा है चंदेरी का युद्ध, बाबर और राजपूतों के मध्य। घाघरा का युद्ध, बाबर और अफगानों के मध्य। कभी अगर आपसे प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछ ले तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जैसे 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो यहाँ पर ये जो है इसके साथ होना चाहिए था सुमेलित, तब आपका सही होता। उसी तरह से 1527 में आपका हुआ था खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और इसके साथ ही सुमेलित होना चाहिए था, बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो ये दोनों आपके सही सुमेलित नहीं है फिलहाल में, ठीक है। इसके बाद फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। ये बाबर के ही मैं युद्ध बता रहा हूँ चारों आपको। जो कि चंदेरी का युद्ध हुआ था वो बाबर और राजपूतों के मध्य, यानी मेदिनी राय के मध्य। अब देखिए यहाँ पर आपसे सीधे सीधे मेदिनी राय नहीं लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर 1529 में बाबर ने अंतिम युद्ध लड़ा था और ये चारों युद्ध बाबर ने जीते थे। अंतिम युद्ध हुआ था बाबर का अफगानों के मध्य, जिसे हम कहते हैं घाघरा का युद्ध। यानी ये दोनों जो है बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर प्रश्न के हिसाब से पूछा गया है कि कौन से सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर मैं आपको 2 युद्ध और बता रहा हूँ। हालांकि युद्धों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हें आप देख लीजिए यहाँ पर।
1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न फंसना ही फंसना है, और हो सकता है कि आपको सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाया करें हमारे चैनल के माध्यम से। जितने भी जो भी आपका सेक्शन है, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, मैथमेटिक्स हो, सीडीपी हो, पेडागोजी हो, सभी आपके यहाँ पर, पर्यावरण हो गया आपका, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, कुल मिलाकर के 13-14 कुल मिलाकर के सेगमेंट हैं। तो दूसरा हो गया पानीपत का युद्ध 1556 अकबर और हेमू के मध्य। इसी हेमू ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, ये भी आप जानते रहिए। और सबसे लास्ट पानीपत का युद्ध हुआ था, यानी ये तीनों जो युद्ध हैं आपके पानीपत के मैदान में लड़े गए थे। हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो 3 युद्ध लड़े गए थे, वे तीनों युद्ध जो है आपके पानीपत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा युद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मराठों की हार हो गई थी, बहुत बुरी तरह से हार हो गई थी। और इसी मराठों की हार की वजह से भारत में ये तय हो गया था कि अब भारत में अगले जो शासक हैं वो मराठी नहीं होंगे। और उसी के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति का प्रसार करना आरंभ कर दिया। पहले 1757 में प्लासी के युद्ध तक वे सीमित नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। फिर देखेंगे आप 1759 में डचों को हराया बेदरा के युद्ध में। फिर 1760 में आप देखेंगे ये सभी युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। जिन प्रश्नों का ऐतिहासिक महत्व होता है, कैसे प्रश्न एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, ये आप समझा करिए। 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1759 जिसमें डच हार गए थे और भारत से चले गए थे। पुर्तगाल के बाद भारत में डच आए थे और जाने वालों में सबसे पहले डच थे। एक प्रश्न ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि भारत से सबसे पहले कौन गया था, तो डच गए थे। ये बेदरा का युद्ध हुआ था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बेदरा का युद्ध। और 1760 में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे, फिर उनकी विदाई यहाँ से होनी शुरू हो गई थी, जिसे नाम दिया गया था वांडी वास का युद्ध। वांडी वास का युद्ध 1757 से ठीक 1 वर्ष पूर्व एक घटना हुई थी, ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसमें एक बंद कमरे में अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था। हालांकि ये कहानी सही है कि कल्पित है, बात की बात है, लेकिन अगर आपसे ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, किससे संबंधित है, तो पूछ लेते थे तो आप ये आंसर करेंगे 1756 में ब्लैक होल की घटना होती है बंगाल में। और उसी के अगले साल बाद जो है फिर प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है वहाँ पे आक्रमण करने के लिए, लेकिन उसने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से, आप सभी जानते होंगे किस प्रकार से उसने छल कपट से युद्ध को जीत लिया था। मीर जाफ़र जो कि सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसको अपनी तरफ मिला लिया, और उसके बाद जो है फिर उसके दामाद मीर कासिम को वहाँ का शासक बनाया युद्ध जीतने के पश्चात। और ये प्रक्रिया आप देखेंगे फिर आगे चलती रही, फिर मीर जाफ़र को उसने शासक बनाया। और जब मीर जाफ़र शासक था तो फिर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें शुजाउद्दौला अवध का नवाब, आलम शाह द्वितीय दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का नवाब या दिल्ली का राजा कह सकते हैं उसे आप, और मीर कासिम, ये तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था 1764 में, लेकिन हेक्टर मुनरो जो है वहाँ पर जीत गया था। और उसके अगले साल जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके अंतर्गत जो है अंग्रेज़ों को दीवानी मिल जाती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। ये सभी तथ्य आपके धीरे धीरे प्रश्नों में आते जाएंगे, आप सभी बिल्कुल भी घबराए नहीं कि इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे याद करेंगे एक बार में। सिर्फ आप सुनते चलिए ध्यानपूर्वक कहानी की तरह। जीके जीएस बहुत आसान तरीके से आपको एक एक प्रश्न आपका तैयार होने वाला है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्नों को आप लोग नोट भी कर सकते हैं हमारे साथ साथ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सामान दान में दे दिया था? तो हर्षवर्धन की जो पहले राजधानी थी वो कन्नौज थी, माफी चाहूँगा थानेश्वर थी,
बाद में उसने अपनी राजधानी जो है कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी जब उसकी बहन की शादी हो गई थी। आपसे भी जानते होंगे कहानी की तरह कि अपने बिल्कुल बगल में बिठाते थे, अपनी बहन को बहुत प्रेम करते थे, आदि कई तरह की कहानियाँ हैं। प्रभाकर वर्धन इनके बड़े भाई थे। तो इन्होंने जो है कुछ महत्वपूर्ण सभाएं की थी प्रयागराज में और कन्नौज में, जिसमें प्रयागराज की सभा में इन्होंने अपना सारा सामान दान में दे दिया था। और इन्हीं के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, आप सभी लोग बहुत अच्छे से उसका नाम जानते होंगे, वेन सांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी रचना है सीयू की, जिसमें उसने वर्णन किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस प्रश्न से संबंधित, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन की पहले हार होती है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ उसका युद्ध होता है, जो कि ऐहोल अभिलेख में वहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है। पुलकेशिन द्वितीय से हारने के पश्चात, चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, वहाँ पे हर्षवर्धन की हार होती है। उसके पश्चात कन्नौज यानी जो ये क्षेत्र था हर्षवर्धन का, उस पर शासन करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूटों में। अंत में गुर्जर प्रतिहार वंश की जीत हो जाती है। तो अगले शासक गुर्जर प्रतिहार वंश हो गए थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, कुछ उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही बनता है, जिन प्रश्नों का महत्व होता है, जो प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके लिए जानना आवश्यक होता है। तो नागभट्ट प्रथम का नाम आप लोग जानते रहिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अगला आपका है रचना, और उसके रचनाकार का नाम पूछा है। प्रबंध कोश किसने लिखा है? तो प्रबंध कोश को राजशेखर ने लिखा है। एक देखिए जो कल्हड़ की राज तरंगड़ी है, जिससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कनिष्क के शासन में जितने भी दरबारी कवि थे, सभी से प्रश्न जरूर बनते हैं। और एक आपका पुष्य मित्र शुंग के दरबारी कवि पतंजलि थे, उनसे भी संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, और गुप्त काल में उनके दरबार से संबंधित जो कवि थे, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कालिदास हो गया, अमर सिंह हो गया। तो ये धीरे धीरे आपको प्रश्नों में मिलते रहेंगे। तो प्रबंध कोश के रचनाकार आप जानते रहिएगा यहाँ पर राजशेखर। वीडियो का सेशन मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, ताकि आपको समस्या ना हो। धीरे धीरे आप छोटा छोटा सेशन आपके लिए रहेगा, लेकिन आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजघरानों से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर पूछा है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस घराने से। ऐसे ही देखिए एक प्रश्न और पूछा गया था, एक नाम है फयाज खान, ये किस घराने से संबंधित हैं? तो यहाँ पर आगरा घराने से। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण घराना और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जितने लोग हैं, हम आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से इन्हें जरूर कवर करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद देखिए साथियों, सैंधव सभ्यता, उसके पश्चात वैदिक काल, फिर आपका आ गया था महाजनपद काल, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। वैदिक काल के पश्चात महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे। और उसके पश्चात फिर आप सभी जानते हैं, फिर क्रमशः जो है हर्यक वंश, शिशुनाग पाल वंश, माफ़ी चाहूँगा, शिशुनाग वंश, उसके पश्चात फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, गुप्त वंश। ये वंश वहाँ पे चले आते हैं क्रम से, हम आपको एक एक क्रम से बताते चलेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि ये गद्य और पद्य दोनों में रचित हैं। इसके बारे में आप इतना अवश्य जानते रहिएगा कि गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना हुई है, जबकि सामवेद की रचना जो है पद्य में हुई है। सामवेद के बारे में कहा जाता है कि इसके अधिकांश जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद में भी प्राप्त होते हैं।
ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। साथ ही साथ ऋग्वेद के 10वें मंडल में आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहली बार किस चीज़ की चर्चा मिलती है, वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है। हालांकि वहाँ पे पेशे के अनुसार, व्यापार के अनुसार, बाद में फिर कर्म के अनुसार इस तरह के वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसी ऋग्वेद में जो है 2 से लेकर के जो 7 मंडल होते हैं, कुल इसमें 10 मंडल हैं टोटल, लेकिन 2 से लेकर के जो 7 मंडल हैं उन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। ये प्राचीन मंडल है। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मंडल हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। हम प्रश्नों के माध्यम से धीरे धीरे यहाँ पर इनको कवर करते चलेंगे अब यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका पाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि पशु बाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये नाम हो सकता है कि आपने न सुना हो, लेकिन ये नाम बहुत चर्चित नाम है। प्रतापगढ़ जिले में 3 स्थल मिलते हैं। लहुरा देव, माफ़ी चाहूँगा, कोलडीहवा, एक तो आपका कोलडीहवा मिलता है जो कि यहीं पर ऑप्शन में है। दूसरा आपका महगढ़ा हो गया और तीसरा आपका है महदहा। ये 3 ही स्थल हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ से नवपाषाण कालीन। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न केवल आप सुन लीजिए, जैसे गर्तावास के साक्ष्य, यानी जमीन के अंदर घर बनाकर रहने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। इसके अलावा मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है, पंजाब से। एकमात्र बंदरगाह स्थल लोथल, ये गुजरात राज्य में आपका है। और अगर आप देखेंगे तो गुजरात राज्य में एक और स्थल है धौलावीरा, जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है अभी हाल ही में। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा ये, इसे भी आप जानते रहिए। उत्तर प्रदेश में जो हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी छोर है आलमगीरपुर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और नया स्थल खोजा गया था सनौली नामक स्थान पर, जहाँ से 2000 ईसा पूर्व के शव मिले हैं, कंकाल मिले हैं वहाँ पर। और ये आपका उत्तर प्रदेश के हमने 3 स्थल आपको बता ही दिया, कोलडीहवा, महदहा और महगढ़ा। तो चलते हैं इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है। सर्कुलर ए आज़ादी, थोड़ा सा प्रश्न आपको यहाँ पर लेवल ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग देखते चलिए, क्योंकि अब जो प्रश्न है रिपीट नहीं हो रहे हैं। जूनियर एडेड या फिर जो अन्य परीक्षाएं हो रही हैं, आप देख लीजिएगा, पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो इस बार सुपर टेट में भी या फिर यूपी टेट में भी पेपर का लेवल अच्छा ही रहने वाला है। तो ये संबंधित है आपका रामनाथपुरी से। यहाँ पर करेक्ट इसके आंसर हो जाएंगे। लाला हरदयाल, इन्होंने गदर पत्रिका का संपादन किया था और यहीं से इन्होंने गदर पार्टी की भी शुरुआत करी थी। 1913 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। तो इतनी तथ्य यहाँ पर आप जानते रहिए। इसके अलावा जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, जितने भी हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो, चाहे पार्लियामेंट हो, कांग्रेस हो, होम रूल आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, क्रिप्स मिशन हो, कैबिनेट मिशन हो, माउंटबेटन योजना हो, जितने भी हैं गांधी जी के जितने आंदोलन हैं सभी को हम शामिल करेंगे एक एक करके। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, द्वितीय बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में हुई थी। तो सबसे पहले आप लोग प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में जान लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो आप सभी जानते होंगे प्रथम बौद्ध संगीति बिंबिसार के शासनकाल में, राजगृह में। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और सबसे अंतिम जो बौद्ध संगीति जिसमें बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, महायान और हीनयान, कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर में। तो ये चारों बौद्ध संगीति के बारे में जानकारी हो गई। और अगर आप पूछेंगे कि जैन संगीति कितनी हुई थी, तो 2 ही हुई थी। एक आपका पाटलिपुत्र में हुआ था
और दूसरी जैन संगीति आपकी वल्लभी गुजरात में हुई थी। दो ही संगीति जैन धर्म से संबंधित है। कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है उत्तर प्रदेश में जो कि जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए संयुक्त रूप से महत्व रखता है। बौद्ध धर्म से जो त्रिपिटक है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और जो त्रिरत्न का सिद्धांत है आप सभी जानते होंगे कि जैन और बौद्ध दोनों ही जगह इसका महत्व है, तो इसे भी आप जरूर जानते रहिएगा। और त्रिपिटक में जो विनय पिटक है जो कि नियम कानून से संबंधित है। सुत्त पिटक जिसमें उपदेश संग्रहित है। अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत है। हालांकि इतना डिटेल में प्रश्न पूछेंगे कि नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको सुनते रहिए अच्छे से। जैन धर्म से संबंधित अगर आप देखेंगे तो भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि वहीं पर जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख मिलता है। और इसी तरह से आप जैन धर्म में देखेंगे तो जातक कथाएं और भी इसी तरह के अन्य ग्रंथ हैं। एक जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाकी बौद्ध धर्म ग्रंथ में और जैन धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो कि संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना गया है उसमें जो है 22 महाजनपदों का उल्लेख है। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, केवल आप अच्छे से ध्यान से सुनते चलें। और कुछ पॉइंट्स आप चाहें तो नोट्स कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है, थोड़ा सा इसको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इल्बर्ट बिल विवाद 1881 की समय की बात है, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था। इसके अंतर्गत साथियों ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वे अंग्रेज़ों के भी मामले सुनेंगे। पहले आप जानते होंगे कि अंग्रेज़ों के मामले अंग्रेज ही सुनेंगे, यूरोपीय ही सुनेंगे। इसी वजह से इल्बर्ट बिल का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, बाद में इसको वापस भी लेना पड़ गया था। लॉर्ड रिपन एक ऐसे शासक थे जो कि यहूदी शासक थे, और भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि जब ये भारत से जाने लगे थे तो भारतीयों के आंखों में आंसू आ गए थे। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में। हालांकि पहली तो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन नियमित जनगणना पूछे आपसे तो 1881 में। और इस बार जो 2021 की जनगणना गतिमान रहेगी या रह रही है, ये आपका 16वीं जनगणना होगी। और स्वतंत्रता के पश्चात का पूछेगा तो 8वीं। आप गिन के देख लीजिएगा, 51 से जोड़ेंगे आप 2021 तक, और इसी तरह से 51 को लेते हुए इसी तरह से फिर आप 1881 से जोड़ेंगे आप 2021 तक आएंगे तो 16वीं आपको मिलेगा। इतने तथ्य आपको पता चल गए? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करजन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिसने जो है बंगाल का विभाजन किया था, और वही बंगाल का विभाजन फिर रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत का वायसराय था, और जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली में, दिल्ली दरबार लगा था। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है कि फिर दिल्ली स्थानांतरण के समय कई सारी चीज़ें हुई थी। 1911 में दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा हुई थी। कलकत्ता जो है राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की, लेकिन स्थानांतरण हुआ था 2012 में। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। अधोलिखित किस सातवाहन नरेश को नासिक प्रशस्ति में एक बहमन कहा गया है? कुछ प्रशस्तियां आपको जरूर याद रखनी है, जैसे जूनागढ़ का अभिलेख गुजरात, इसके अलावा जो है प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है, और वहाँ पे कुछ अन्य शासकों का भी उल्लेख है, जैसे जहांगीर हो गया आपका। इसके अलावा ऐहोल अभिलेख जिसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य हुए संघर्ष का उल्लेख है। अयोध्या अभिलेख ये संबंधित है आपका पुष्यमित्र शुंग, जो कि पहले ब्राह्मण वंश कहा जाता है, यानी हर एक वंश से गिनना शुरू करेंगे आप तो पहला ब्राह्मण वंश ये हुआ था। उसके पश्चात और भी हुए थे ब्राह्मण वंश, जैसे सातवाहन ही हो गया जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया है,
और इसी सातवाहन वंश से संबंधित है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिनको कि एक ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है। एक आपका भीतरी स्तंभ लेख है। सातवाहन वंश इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है आप देखेंगे वहाँ पे कुछ नए चीज़ें भी नए अनुसंधान में किए गए थे, वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें मिली थी, तो इसलिए थोड़ा इससे संबंधित जो प्रश्न है पूछे जाते हैं ज़्यादा हाल की परीक्षाओं में, और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। साथ में यहाँ पर हम एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने जो आज का सेशन है यहीं पर समाप्त करेंगे, और धीरे धीरे हम जो है सेशन अपना डेली जो है कंटिन्यू रखेंगे, और आपको मैथ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो बिल्कुल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे उस तरह के प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी विषयों को लेकर के, और हमारा जो लक्ष्य होगा कि कम से कम आपके जो नंबर है मार्क्स हैं सुपर टेट में वो 120, 115, 120, 125, 130 के ऊपर तक आप लोग लेकर के जाएं, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। जिनके कम एकेडमिक भी हो उनका भी सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होना चाहिए। और इसी प्रकार से यूपी टेट में भी आप अच्छे अंकों के साथ पास करें, चाहे बात कर लें पेपर 1 की या फिर प्राथमिक की या फिर जूनियर लेवल की, मैथ साइंस वाले हो, एसएसटी वाले हो, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगी हमारी सभी श्रृंखलाएँ। वीडियो को आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा, और जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। एक आप देखेंगे साथियों कि यहीं पर वीडियो में कमेंट में मैंने एक लिंक दे रखा है, शिक्षक भर्ती का एक फेसबुक पेज है, तो सेम वीडियोज आपको वहाँ भी मिलते रहेंगे, तो आप वो पेज ज़रूर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का कि नीचे लिखे हुए विकल्पों में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख मिलता है? आपको ये बताना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको चर्चा किया था कुछ अभिलेखों के बारे में, जिसमें हमने एक अभिलेख लिखा था भीतरी स्तंभ या भीतरी अभिलेख, तो भीतरी अभिलेख यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को अब पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।